अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टी टू टेक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी फर्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए, जो मैंने PWWF के अंडर दिए जाने वाले टैलेंट स्कॉलरशिप पर बनाई थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उस वीडियो पर। एंड देन मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि PWWF के अंडर दी जाने वाली मैरिज ग्रांट पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। एंड नाउ इस वीडियो में मैं उसी प्रोसेस को उसी तरह डिटेल में आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है PWWF। एंड देन ये सर्च करने के बाद आपने जाना है पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की साइट पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको डिफरेंट ग्रांट्स नज़र आ रही हैं, जिनमें एक डेथ ग्रांट है इनमें, एंड देन एक टैलेंट स्कॉलरशिप है, एंड देन मैरिज ग्रांट है। हम पहले ज़रा नीचे थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं इसकी। व्यू ऑल क्लिक करेंगे एंड देन मैरिज ग्रांट हम डिटेल देख लेते हैं, जिनमें पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वर्कर्स एंड माइनर्स। पहली चीज़ है कि जो वर्कर अप्लाई करे अपने लिए तो वो 3 इयर्स उसकी एट द टाइम ऑफ मैरिज होनी चाहिए सर्विस। और अगर वर्कर जो है वो रिटायर हो गया है किसी डिसेबिलिटी की वजह से और अपनी बेटी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके पास EOPI होना चाहिए या PESSI, ये उसके पास मौजूद होना चाहिए, डिसएबिलिटी बैन। एंड देन रिटायर वर्कर्स अपनी बेटी के लिए मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी जो रिटायरमेंट हो वो 27 दिसंबर 2017 से ऑनवर्ड हो। एंड जो वर्कर है वो उसकी जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है वो फैक्ट्री अंडर सेक्शन इसके रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड देन जो वर्कर है वो वर्कर की डेफिनेशन पर पूरा उतरना चाहिए। एंड देन जो वुमेन वर्कर है अपने लिए अप्लाई कर रही है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सर्विस में सिर्फ एक ही बार अपनी मैरिज ग्रांट को हासिल कर सकती है। और जो एप्लीकेशन होती है मैरिज ग्रांट की, ये मैरिज के विद इन 1 ईयर, आफ्टर मैरिज विद इन 1 ईयर सबमिट करनी होती है, तो ये आपको ग्रांट मिलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। इन केस किसी भी रीज़न की वजह से आप पहले साल के अंदर सबमिट नहीं कर सके तो आपने उन रीज़नेबल रीज़न को प्रोवाइड करना होता है ताकि आपको वो ग्रांट मिल सके। विद इन 2 मोर ईयर्स आपको टाइम मिल जाता है कि आप 2 अगले साल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए जिसका आगे आपको प्रॉपर प्रूफ भी देना होता है। ये उनके प्रोसेस में आगे चल के देखेंगे। एंड देन यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो वर्कर है अपनी तमाम बेटियों के लिए ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि जब बेटी की शादी हुई थी उसकी उम्र 18 साल से ज़ायद होनी चाहिए। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि जो मैरिज ग्रांट होती है वो सिर्फ बेटियों के लिए होती है, वर्कर के बेटों को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला करता। एंड देन डेट फॉर मैरिज ग्रांट की मैरिज ग्रांट मिलती कितनी है, तो पर केस, एक केस पर मतलब एक बंदे को मैरिज ग्रांट 2 लाख मिला करती है। मतलब एक वर्कर ने अपनी एक बेटी के लिए अप्लाई किया तो उसे 2 लाख मिलेंगे। एंड देन अगेन वो किसी और बेटी के लिए अप्लाई करता है तो अगेन उसको 2 लाख मिलेगा, एंड सो ऑन। ऑनलाइन सबमिशन का प्रोसेस है, ये इसको हम स्टेप टू स्टेप अभी करेंगे आगे सारा। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन। चलें हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन में मोस्टली जो स्टेप हैं हम इसको आगे कवर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट आप ये देख लें कि आपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना होता है। एंड देन इन्होंने अपने ऑफिस के भी कुछ हेल्पलाइन दे रखी हैं जिनमें इन्होंने ये नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, और ये नंबर वो नंबर है जो मेरा तो कभी अटेंड नहीं हुआ। अगर आप लोगों में से किसी का भी ये नंबर कभी भी अटेंड हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड देन इन्होंने एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी दे रखा है जो इल्ला माशाल्लाह इसका कभी भी मुझे जवाब रिसीव नहीं हुआ। अगर आपको कभी किस्मत से इसका जवाब रिसीव हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ जितने भी लोग हैं वो ये शिकायत करते हैं कि PWWF की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। एंड देन आगे जितने भी प्रोसेस है वो होगा और ये मैं आपको स्टेप टू स्टेप आगे कवर करता जाऊँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो JPG, JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है आपने एक चीज़ की फ़ाइल अपलोड करनी होती है लेकिन आपके पास उसके डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा होते हैं। अब प्रोसेस में ये होता है कि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते, तो अब मसला बढ़ जाता है कि जी एक से ज़्यादा हम प्रूफ कैसे अपलोड करें। एंड देन आपने क्या करना होता है, आपने सिंगल फाइल ही अपलोड करनी होती है तमाम उन पेजेस की, लेकिन आपने क्या करना होता है उन तमाम पेजेस का या उन तमाम फाइल्स की आपने एक सिंगल PDF फाइल बना लेनी होती है और इस तरह आप उसे अपलोड कर सकते हैं। एंड देन आगे सारी स्टेप है जिन्हें हम आगे कवर करेंगे, एंड देन आप इसको पढ़ भी सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वही सब कुछ है जो मैं भी आपको ऊपर कवर करके गया हूँ, बस ये उर्दू में लिखा हुआ है, वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ था। एंड देन यहाँ पर है डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट, इसको आप देख लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस स्टार्ट करते हुए आई रिकमेंड कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। बस हो सकता है कि आपके पास 3 डॉक्यूमेंट, ये 5वां पॉइंट, 6ठा, 7वां आई थिंक ये आपके पास उस मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं। इनके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई के वक्त आपके पास मौजूद होने चाहिए।
इस तरह ये होगा। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, जस्ट 25-30 मिनट लगते हैं उनकी दोबारा रिव्यू करने में भी। तो टोटल मिनट कोई 25-30 मिनट की ड्यूरेशन लगता है। तो आप इस ड्यूरेशन के अंदर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? कारकुन का शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, दुल्हन का शनाख्ती कार्ड, दूल्हे का शनाख्ती कार्ड, आपका जो सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है या EOBI कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। उन सब की स्कैन कॉपीज़ होती हैं। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके पास स्कैन फॉर्म में होना चाहिए। उनका साइज़ 1 MB या इससे कम होना चाहिए। और फॉर्मेट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मेट इनका क्या होना चाहिए, PDF, JPG, GP, कोई JPEG, PNG हो सकता है। एंड देन ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए। एंड इनमें से सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट है और 7वां पॉइंट है। ये शायद आपके पास उस टाइम मौजूद ना हो, तो कोई मसला नहीं है इन डॉक्यूमेंट का, जो क्योंकि इनका एक आइल से तहरीर होती है इनकी, जो कि आपको वहीं से मिलेगी जब आप प्रोसेस को अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये बाद में आपने इनकी फिलिंग करनी होती है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। चलें, अब बहुत होगी बातें, हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप पहली बार इस साइट पर आए हैं और अपने अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर होना पड़ता है साइट पर। तो रजिस्टर होने के लिए आपको अपनी सारी डिटेल देनी होती है। सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि रिलेशनशिप आपका क्या है वर्कर से। क्या आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, आपका बेटा या बेटी हैं, आप उसकी बीवी हैं, या आप वर्कर के वालिद हैं या वालदा हैं। उसके बाद जो भी एप्लीकेंट होता है वो अपना CNIC यहाँ पे फ़ोन नंबर, अपना फुल नेम देगा जो कि उसका CNIC के अकॉर्डिंग होगा। एंड देन यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो अपने वालिद साहब का, या अगर वो हस्बैंड है उसका, तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन करेगा। फिर आपने यहाँ पे बताना होगा कि जो एप्लीकेंट है उसकी जेंडर कौन सी है। एंड देन एप्लीकेंट का CNIC है या बे फॉर्म है, तो जो भी आपका होगा वो आप उसको चेक करेंगे। एंड देन उसको आप अपना CNIC या जो भी आपका बे फॉर्म या CNIC है उसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे। एंड देन आप टाइप कैसे करेंगे, आप कर्सर को सबसे पहले यहाँ लेंगे एंड देन 32203 एंड सो ऑन, जो भी आपका होगा वो आप लिखते चले जाएंगे। एंड देन पोस्टल एड्रेस है, ये पोस्टल एड्रेस वो होना चाहिए जहाँ पर आपका पता हो, जहाँ पर आपकी डाक आती हो। एंड देन प्रोविंस आपका सिलेक्ट कर सकते हैं आप, इसको कर्सर डाउन करेंगे तो नीचे आ रहे हैं। एंड देन सिटी है, जो भी सिटी आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिटी अब सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने प्रोविंस सिलेक्ट नहीं किया हो। जैसे मैं प्रोविंस सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिटी भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका वो सिलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी तहसील है आप वो भी सिलेक्ट करेंगे। अपना मोबाइल नेटवर्क बताएंगे यहाँ पे कि आप जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हैं उसका नेटवर्क कौन सा है। एंड देन मोबाइल नंबर देंगे और जो भी एप्लीकेंट का नंबर है। एंड देन ईमेल एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये 2 सेगमेंट एंड देन ऊपर आपका CNIC है। एंड आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका नाम, आपका CNIC, आपका फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना फ़ोन नंबर वही देना है जो आपका एक्टिव हो, और ईमेल भी वही देनी है जो एक्टिव हो, क्योंकि आपको आगे जितनी भी डिटेल्स आनी है वो इन्हीं के ऊपर आनी है। आप जैसे मोबाइल नेटवर्क देंगे उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट वेरिफिकेशन कोड थ्रू SMS पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे खाना बना हुआ आएगा जहाँ पे वो आपको वेरिफिकेशन कोड मांगेंगे। तो उसी टाइम आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का आई थिंक कोड आ जाता है, जो फिर आपने उस खाने के अंदर लिखना होता है। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि मैंने अभी फिलिंग नहीं की हुई। तो वो आपने लिखना होता है, उससे आपको फ़ोन नंबर वेरीफाई होता है। समटाइम ऐसा होता है कि फ़ौरन वो कोड नहीं आता, तो टेंशन ना लें, साइट स्लो होती है बाज़ और बहुत से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो देर सवेर हो जाती है। लेकिन कोड आता ज़रूर है, देर से आता है। समटाइम ऐसा होता है आपके स्क्रीन मैसेजेस या स्पैम मैसेजेस में चला जाता है। इसी तरह ईमेल पर जब आप अपनी ईमेल दे देते हैं, ईमेल के बाद आप यहाँ पे जैसे ही कोड पे क्लिक करते हैं आपकी ईमेल पर कोड आता है। इनकेस आपकी ईमेल पर कोड नहीं आया तो आपने क्या करना है, आपने साइट पर जाना है और अपनी ईमेल पर जाना है और ईमेल आपने ओपन करने के बाद अपनी जंक या स्पैम मेल्स को ओपन करना है। जंक या स्पैम मेल वो ईमेल्स होती हैं जो बाज़ वक़्त किसी रीज़न की वजह से आपकी ईमेल एड्रेस आपकी इनबॉक्स में शो नहीं हो रही होती, तो वो आपकी जो ईमेल्स हैं मोस्टली आपकी स्पैम मेल में शो हो जाती हैं। स्पैम मेल का खाना यहाँ होता है एंड देन जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सम टाइम आपको यहाँ पर ईमेल शो हो जाएगी। तो आप अगर आपके पास इनबॉक्स में नहीं है ईमेल तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एंड ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनका ख़ुसूसन ख्याल रखा जाए क्योंकि बाद में ये चीज़ें चेंज नहीं होती। एंड देन जब आप उसको वेरीफाई कर लें, अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर इसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप यहाँ पे इसको रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। आपको फिर ईमेल आएगी
अपने एड्रेस पर, जहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड बताया जाएगा। आपका यूज़र नेम क्या होता है, आपका जो CNIC होता है वही आपका यूज़र नेम होता है, और पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड आपको वर्कर वेलफेयर की तरफ से ही दिया जाता है, स्पेसिफिक पासवर्ड होता है, ये आप खुद जनरेट नहीं कर रहे होते हैं। एंड देन ये प्रोसेस आप जैसे कर लेंगे तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे फिर आप यूज़र नेम या अपना पासवर्ड देंगे। ये उसके लिए था जिसका ये पहले अकाउंट ना हो, जिसने पहले कभी वर्कर्स वेलफेयर के थ्रू अप्लाई ना किया हो। वो लोग जो पहले वर्कर्स वेलफेयर में अप्लाई कर चुके हैं, किसी टैलेंट स्कॉलरशिप में, टैक्स ग्रांट में, किसी भी चीज़ में, तो उन्हें अपना न्यू अकाउंट बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है। उनका पहले जो अकाउंट था वो उसी अकाउंट से ही, वही उनका यूज़र नेम है, वही उनका पासवर्ड है, और वो उसी अकाउंट से ही इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो मेरा पहले अकाउंट था, मैं इस अकाउंट के डिटेल देता हूँ एंड देन मैं इसे लॉगिन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया है। तो इसमें ये डैशबोर्ड आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आ रही है, एप्लीकेंट स्टेटस आ रहा है, ये सारा कुछ वही कुछ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको दिखा चुका हूँ सारा। तो मेरा यहाँ पे ये ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा क्योंकि मैंने जो है पहले से प्रोसेस किया हुआ था। आपको यहाँ पे ये वाला खाना नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप तो न्यू है, मैंने क्योंकि पहले अप्लाई प्रोसेस और बहुत किया था देखने के लिए, तो मेरा ये खाना आ रहा है, आपको यहाँ नहीं आ रहा होगा। आपको आ रहा होगा ऐड न्यू एप्लीकेशन, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसकी कुछ ना कुछ वो डिटेल खोल देगा। तो जो डिटेल वो दे रहा है वो आपने कंप्लीट करनी है। आपने क्या करना है, ये डैशबोर्ड है आपका, डैशबोर्ड में ये 7 पॉइंट हैं, इन 7 पॉइंट को आपने कंप्लीट करना होता है। तो फर्स्ट चीज़ क्या आती है, आपका एप्लीकेंट नेम होता है जो कि एडिट नहीं हो सकता क्योंकि आपने रजिस्टर करते हुए यही एप्लीकेंट नेम दिया था। CNIC एप्लीकेंट होता है, ये भी एडिट नहीं होता क्योंकि आपने ये पहले दिया होता है। एंड देन पोस्टल एड्रेस आपका एडिट हो जाता है। एंड देन आपको प्रोविंस, सिटी, ये सब आपने डिटेल जो भी हैं वो आपने देनी होती हैं, लेकिन फिर अगेन आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल और आपका नेटवर्क एडिट नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था ये चीज़ें देते हुए आपने ध्यान करना है, वही चीज़ें देनी चाहिए जो आपकी एक्टिव हों और एक्यूरेट हों। जैसे ही ये आप स्टेप कंप्लीट करेंगे, आप इस स्टेप को सेव करेंगे या मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे देन आपके पास आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्कर, पहले वर्कर का नेम होगा जो एडिट नहीं हो रहा होगा क्योंकि यह आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। एंड देन वर्कर के वालिद का नाम या उसके हस्बैंड का नाम देना होगा, देन उसकी जेंडर बतानी होगी, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी वर्कर की, देन वर्कर का ही CNIC देना होगा, फिर डेट ऑफ इशू बतानी होगी वर्कर के CNIC की, एंड देन डेट ऑफ एक्सपायरी बतानी होगी वर्कर के CNIC की। अब ये डेट देते कैसे हैं, आसान सा तरीका है डेट देने का। आप इस पर क्लिक करें तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना होता है कोई भी जो भी आपका सन है, वो सन के बाद आपने सेलेक्ट करना होता है मंथ, मंथ के बाद वो डेट जो भी होती है वो आपने सेलेक्ट करनी होती है। समटाइम ऐसा होता है जो ID कार्ड होता है वो लाइफ टाइम एक्सपायरी का होता है, तो लाइफ टाइम एक्सपायरी पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो डेट ऑफ एक्सपायरी मांगेगा ही नहीं। एंड देन आपने बताने कि वर्कर जो है वो अलाइव हैं या डिजीज हैं। इनकेस अगर वो अलाइव हैं आप अलाइव करेंगे, और अलाइव करने के बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि वर्कर की हेल्थ कैसी है, मुकम्मल सेहतमंद है या माजूर हैं, जो भी होगा वो आप बताएंगे। इन केस आप तो नहीं कह देते हैं कि ये माजूर हैं, माजूर होने के बाद वो उसका माजूरी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो आपने फिर आगे डिसेबिलिटी टाइप बतानी होती है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर बताना होता है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ होता है ये किसने जारी किया था ये बताना होता है। एंड देन वो जो सर्टिफिकेट होता है उसकी फ़ोटो आपने अपलोड करनी होती है। एंड देन इन केस वो डिजीज़ हैं तो आप डिजीज़ पे क्लिक करेंगे। डिजीज़ पे क्लिक करने के बाद मतलब वो अगर वफात पाते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो एप्लीकेंट का नेम पूछेंगे, CNIC पूछेंगे, और ये पूछेंगे कि वो जो कारकुन थे उनसे आपका रिश्ता क्या था, एंड देन डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी मांगेंगे जो आपको नादरा से इशू हुई होगी। एंड देन आपने बताना है कि जो वर्कर है वो PESSI के साथ रजिस्टर है। अगर आप इसको येस करेंगे तो आपको रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। आप जैसे इसको येस करेंगे वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड नंबर मांगेगा आपसे, एंड देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांगेगा कि सोशल सिक्योरिटी में जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, एंड देन वो सोशल सिक्योरिटी जो कार्ड होता है उसकी फ़ाइल को आपने यहाँ पर अपलोड करना होगा। एंड देन अगला स्टेप होता है कि EOBI से आप रजिस्टर हैं तो उसको आपको येस करना होता है क्योंकि जो वर्कर होता है वो इसे रजिस्टर ही होता है। तो EOBI कार्ड नंबर आपने देना होता है, उसकी तरफ ज्वाइनिंग देनी है, एंड देन यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है अपने EOBI कार्ड की। एंड देन ये पॉइंट है कि अपने वर्कर का CNIC अपलोड करना होता है। यहाँ पे उसकी फ्रंट साइड होती है और यहाँ पे उसकी बैक साइड होती है। एंड देन जब आप इस सबको कंप्लीट कर लेंगे आप स्टेप करेंगे सेव स्टेप 2 एंड मूव टू नेक्स्ट। मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एरर देगा क्योंकि मैंने जो है इसके खाने फिल नहीं किए हुए। जब भी कोई एक खाना भी रह जाता है तो ये एरर देता है, तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करता हूँ। उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वर्कर की, वर्कर का नेम को भी दे रहा है, वर्कर का CNIC भी को दे रहा है,
अब ये थोड़ी सी फैक्ट्री की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब फैक्ट्री का आपको नेम बताना होता है, ये बताना होता है कि फैक्ट्री जो है रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर जैसे आप क्लिक करते हैं, देन वो आपसे पूछते हैं कि फैक्ट्री किस एक्ट के तहत रजिस्टर है। तो आप जो भी एक्ट के तहत वो रजिस्टर होती है उसे क्लिक करें, एंड देन वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे और रजिस्ट्रेशन की डेट मांगेंगे और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे जो आपको वो फैक्ट्री ही प्रोवाइड करेगी। एंड देन कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे उस फैक्ट्री का, एंड देन सिटी लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, एंड देन आपको देनी होगी वर्कर की मुलाजमत की तफसील, आपके वर्कर का डेजिग्नेशन क्या है, मतलब वर्कर वहाँ पर करता क्या है, एंड देन वर्कर को नौकरी कब मिली थी, एंड देन ये बताना है कि वर्कर जो है अभी तक उसमें काम कर रहा है या नहीं। तो जो भी आपका होगा वो आप बता देंगे। एंड देन अगर आप कहते हैं कि नो वर्कर अब काम नहीं कर रहा, काम पहले करता था, तो वो रीज़न पूछेंगे कि वर्कर उस काम से अलग था, क्यों हुआ था। एंड देन रीज़न की डेट वगैरह होती है वो आपने देनी होगी। और देन यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, आपने वो अपलोड करना है। इनकेस आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपलोड ना करें क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी सिर्फ वो चीज़ें जिनके ऊपर ये टैक्स स्टार्स बने हुए हैं। एंड देन सर्विस सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है जो आपने अपलोड करना होता है। आप इंपॉर्टेंट चीज़ सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो क्या करें। तो यहाँ पे इन्होंने इसका सैम्पल दिया हुआ है। आप ये जो हेयर है, हेयर पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये आपको डाउनलोड कर देगा एक फ़ाइल, ये डाउनलोड आप करेंगे, दैन आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये सैम्पल है आपके सर्विस के सर्टिफिकेट का। एंड देन सर्विस सर्टिफिकेट होता है और ये जो होता है इसकी फिलिंग करनी होती है, और सर्विस सर्टिफिकेट की जो आपने स्टैम्प वगैरह समथिंग है ये सब आपको फैक्ट्री वाले ही कर देंगे। एंड देन आप हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर होता है, ये भी आप अपलोड करेंगे। एंड देन आपके इसकी स्टेटमेंट कहाँ है, तो आप अगेन यहाँ पे हेयर पे क्लिक करेंगे। हेयर पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो ये होता है ये वाला डॉक्यूमेंट। एंड देन इसको आप फिलिंग होती है, फिलिंग के बाद एक अटेस्टेशन होती है जो आपको वो फैक्ट्री वाले ही करके देंगे। ये सब स्टेप करने के बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। समटाइम ऐसा होता है वर्कर एक से ज़्यादा जगह पे काम कर रहा होता है, पहली जगह पे काम कर रहा होता है, छोड़ दिया होता है, तो आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। उनको फिर आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके अख्तियार में होता है बिफोर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। सबमिशन के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं ब्राइड ग्रूम इन्फॉर्मेशन, मतलब दूल्हा दुल्हन की इन्फॉर्मेशन। तो पहले ब्राइड नेम, दुल्हन का नाम बताना होता है, दुल्हन का CNSE बताना होता है, CNSE की फ्रंट कॉपी, इसकी बैक कॉपी, डेट ऑफ मैरिज बतानी है, यूनियन काउंसिल जहाँ पर निकाह का इंतराज हुआ था, एंड देन निकाह नामा की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। एंड देन फैमिली के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो पिक होती है वो अपलोड करनी होती है। ये आपको नादरा से मिलती है। ये क्यों मांगते हैं, तो इसलिए मांगते हैं इस चीज़ का प्रूफ होता है कि जो दुल्हन है वो उसी बंदे की बेटी है जो उस फैक्ट्री का वर्कर है। एंड देन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ग्रूम की, दूल्हे की, मतलब ग्रूम का नेम होता है, उसका CNSE होता है, उसके CNSE के फ्रंट और उसकी बैक। ये सब कंप्लीट करने के बाद आप सेव करेंगे स्टेप 4 एंड मूव टू नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको मांगेगा ये बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्कॉलरशिप है वो बैंक के अकाउंट में आना होता है। तो आपको फिजिकल ये नहीं मिलेगा, आपको बैंक अकाउंट जो आप देंगे उसमें में आपको मिलेगा। पहले नेम ऑफ बैंक देना होता है जिस बैंक में आपका अकाउंट हो। ब्रांच कोड, हर बैंक की एक खास ब्रांच कोड होती है, वो आपने ये देनी होती है। उस ब्रांच का आपने प्रॉपर नेम देना है, ब्रांच का एड्रेस बताना है, उसका सिटी बताना है ब्रांच का, और ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो दे दें, नहीं है तो ना दें, ये कंपलसरी नहीं है। एंड देन बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक अकाउंट टाइटल। बैंक अकाउंट टाइटल क्या चीज़ होती है, बेसिकली बैंक अकाउंट टाइटल मोस्टली उस बैंक अकाउंट होल्डर का नेम हुआ करता है। एंड देन बैंक अकाउंट नंबर, हर बैंक अकाउंट का एक पार्टिकुलर नंबर हुआ करता है, वो आप नंबर यहाँ पे देंगे। एंड देन एविडेंस देना है कि आपका वो बैंक अकाउंट है, तो एविडेंस के लिए आपको कॉपी जो होती है चेक की वो हमें अपलोड करनी होती है। तो आप इसको अपलोड करेंगे, सेव करेंगे स्टेप 5 को एंड मूव टू नेक्स्ट पेज मूव करेंगे तो वो आपसे मांगेगा रिव्यू में आप देखेंगे ये सारा जो आपने फिलिंग की है वो सारी आपको एकदम यहाँ पर दिखा रहा होगा। तो आप देख लेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो प्रोवाइड किया वो ये कुछ है। एंड यहाँ पे वो व्यू फाइल में वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा जो आपने अपलोड किए होंगे। मुझे ये अपलोड कोई भी डॉक्यूमेंट खोल के नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने अपलोड ही नहीं किया। तो फिर ये सारी डिटेल जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपने ये सारी डिटेल ठीक फूट किया है या इसमें कुछ एडिटिंग होनी है। एंड देन आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप एडिट इसे कब तक कर सकते हैं, तब तक कर सकते हैं जब तक आप इसको सबमिट नहीं करेंगे। याद रखिए सबमिट के बाद एडिटिंग नहीं होती। जब आप देख लें कि ये सारे जो आपकी इन्फॉर्मेशन ये सारी ठीक है, देन आप सबमिट के बटन की तरफ जाएँ। सबमिट के बटन में सबसे पहले आपको दिखाएगा डेटा सबमिशन के लिए कौन कौन सा प्रोसेस आपने कर दिया है, कौन कौन सा रहता है। जिन पर ये ग्रीन टिक हुआ हुआ है ये प्रोसेस आपने कर दिए हैं, जिन पर क्रॉस हुआ हुआ है ये प्रोसेस आपने नहीं किए, ये आपकी पेंडिंग है चीज़ें।
तो मेरी चार्जेस पेंडिंग है क्योंकि मैंने तो आप लोगों की सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए किया है। तो आप जब वहाँ प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें ग्रीन होनी चाहिए। अगर ये सारी ग्रीन नहीं है तो मतलब है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, और जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो जाकर आपको पूरी करनी होगी। एंड देन जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो आप एफिडेविट देना होता है दरख्वास्त दहिंदा ने, एप्लीकेंट ने। एफिडेविट किस पे देना होता है? 20 रुपीज़ का जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर देना होता है, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए ऑथ कमिश्नर से। एंड देन जी एफिडेविट की पार्टिकुलर स्टेटमेंट होती है। अब आप पूछेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, तो टेंशन ना लें, स्टेटमेंट भी इन्होंने खुद बताई हुई है। अगर आप डॉटर की मैरिज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पर दे रखी है। आप हेयर पे क्लिक करेंगे, हेयर पे क्लिक करने के बाद जो स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उन्होंने दे रखी है, और ये स्टेटमेंट है ये वाली। इस स्टेटमेंट को आपने बयान हल्फी पर लिखवाना है और फिर इसको अपलोड करना होता है। एंड इन केस जो खातून कारकुन अपनी शादी के लिए अप्लाई कर रही है तो उसकी उसकी जो एफिडेविट की स्टेटमेंट है वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर हेयर पर आप क्लिक करेंगे, हेयर पर क्लिक करने के बाद या फिर डाउनलोड मांगेगा, और डाउनलोड को जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वो आपसे ये स्टेटमेंट होगी जो आपने लिखनी होगी। एंड देन ये इन्फॉर्मेशन जो होगी आपको देनी होगी। एंड जो भी आपका बयान हल्फी आप बेटी की शादी की सूरत में अप्लाई कर रहे हैं या खातून कारकुन अपनी शादी के लिए अप्लाई करिए, जो भी होगा उस बयान हल्फी की यहाँ पे होगी फ्रंट साइड, और यहाँ पर आपने अपलोड करनी होगी बैक साइड। एंड देन डिक्लेरेशन होगी बाय एप्लीकेंट। एंड ये डिक्लेरेशन होती है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम हल्के बताते हैं कि सब ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे कि ये ठीक लिखी हुई है। देन आई डू हेयर बाय सोलेमनली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट को आप चेक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट, उनके पास पहुंच जाएगी। आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल भी आई थिंक आती है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो हमें मिल गई है, हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे किस पर आपको अपने इसी ही अकाउंट को चेक करना है। आपको ईमेल भी आती है, जो ईमेल आपने दी भी होती है। एंड देन आप को मैसेज भी आता है उस नंबर पर। एंड देन आपको यहाँ पर डेटा स्टेटस भी बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है या अभी हम चल रही है, या जो भी उसका स्टेटस होता है वो बताया जाता है। एंड देन ये था कंप्लीट प्रोसेस। तो इतना लेंथी बिल्कुल भी नहीं है, आसान सा प्रोसेस है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एंड देन कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी तमाम बातों की बर वक्त जवाब दूँ। भूल चुक हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। एंड प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका इस पर 1 टका नहीं लगता, लेकिन वीडियो बनाने वाले का इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच अगेन वीडियो देखने के लिए। एंड नेक्स्ट मुझे बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। एंड अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।